नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 18 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। छठ सेलिब्रेट कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए। इससे अच्छा महापर्व कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और जो लोग दूर रहते हैं वो इसको मिस करते हैं, जो पास में रहते हैं अच्छे सेलिब्रेट कीजिए कम से कम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है वो हेडलाइन से भी बढ़कर है। एक मैं न्यूज़ दिखा देता हूं आपको। ये तो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन का है, लेकिन दूसरा जो न्यूज़ है वो आज का हेडलाइन होगा आपके लिए। वो है कि बिहार गवर्नर अप्रूव्स बिल राइजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50 to 65%। बिहार के जो गवर्नर महोदय हैं और उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर महोदय ने क्या किया है, तो रिजर्वेशन बिल को अप्रूव कर दिया है। यानी कि 65% रिजर्वेशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इनके लिए था, उसमें 65% रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी गई है। 10% ईडब्ल्यूएस मिलाकर 75% रिजर्वेशन बिहार में लागू हो चुका है। कब दिया गया है मंजूरी, तो 17 नवंबर 2023 ईस्वी को मंजूरी दिया गया है। इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा, 17 नवंबर 2023। ये ऐतिहासिक दिवस हो गया क्योंकि इस दिन पर पहली बार देश में कहीं पर 75% रिजर्वेशन को, वो भी फैक्ट और डेटा और आंकड़ों के साथ में लागू किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट हैं। क्या है वो फैक्ट, तो वो है कि ये जो बिल होगा इसमें क्या है, तो पहले 50% रिजर्वेशन था किस किस को मिलाकर, तो ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को मिलाकर 50% रिजर्वेशन था पहले। उसको बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया है, तो जो ये बैकवर्ड क्लासेज होते हैं इनको मिलाकर 65% रिजर्वेशन किया गया है। जो जनरल में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, देखिए जातिगत आरक्षण तो 65% तक ही है। उसके बाद 10% आर्थिक आरक्षण लागू है भारत में जनरल में। जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। और उस प्रावधान को जब आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 75% रिजर्वेशन हो जाता है। ये रिजर्वेशन क्या केवल जॉब में लागू होगा, यानी कि नौकरियों में लागू होगा? नहीं, जॉब के साथ साथ एजुकेशन में भी लागू होगा। यानी कि एमबीबीएस में, जो बिहार में अब तो बिहार का रहा नहीं कुछ ऐसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्ज़ाम लेती है, फिर भी जो बिहार सरकार जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कॉलेज हैं, संस्थान हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा बिहार सरकार के लेवल का एजुकेशन के लिए, उन सभी जगहों पर क्या लागू हो गया है, तो 75% एजुकेशन रिजर्वेशन बिल लागू हो गया है। अब आगे की चर्चा इसमें से करेंगे, उससे न्यायिक समीक्षा को मैं आज समझाऊंगा अभी, क्योंकि वो आज का मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और उसके साथ साथ एक आर्टिकल भी समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि टॉपिक अच्छे हैं, आज के शानदार टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट है इसलिए। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये आंकड़ों को भी ध्यान में रखिएगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज ईबीसी विल बी रेज्ड फ्रॉम 18 से 25%। ईबीसी का जो 18% रिजर्वेशन था उसको 25% कर दिया गया है। जबकि ईबीसी की जनसंख्या कितनी है बिहार में, ज़रा एक बार वो देखिए आप। उसके तुलना में क्या जनसंख्या की तुलना में रिजर्वेशन मिला है, तो नहीं मिल पाया अभी भी जनसंख्या की तुलना में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रिजर्वेशन विरोधी हूँ या रिजर्वेशन समर्थक हूँ, मैं बस आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मुझसे बस आप पढ़ लीजिए, मेरे ऊपर कोई भी कृपा मत कीजिएगा कि ये मास्टर सपोर्ट कर रहा है या विरोध कर रहा है। मैं बस न्यूज़ जैसे बकता है वैसे ही मैं बक रहा हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगा मेरा, मैं अगले टॉपिक पर चला जाऊँगा। बैकवर्ड क्लासेज का बीसी को 12% मात्र रिजर्वेशन, तो उसको 18% किया गया है। इनकी आबादी को भी ध्यान में रखिएगा कि इनकी आबादी कितना है और परसेंटेज कितना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जनरल की आबादी है बिहार में 15%। इसमें से ईडब्ल्यूएस में कितने शामिल होंगे, मैक्सिमम 5 से 7% शामिल होंगे, यही तो होगा ना। जनरल में कितने बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है भाई, तो 5 से 7% के पास होगा। बहुत सारे लोग अब बनवा जरूर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आबादी की तुलना में 5 से 60% है इनकी आबादी, लेकिन इनको रिजर्वेशन कितना है, तो 10% रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है। तो वहाँ पर आबादी की तुलना में रिजर्वेशन ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस की संख्या कम है, रिजर्वेशन उनको ज़्यादा मिला है। यहाँ पर ईबीसी, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन रिजर्वेशन उनको उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट पहले 16% था, अब उनको 20% कर दिया गया है। ये रिजर्वेशन के लिए सबसे डिजर्विंग कास्ट होती है शेड्यूल कास्ट और ईबीसी। मेरे हिसाब से ईबीसी और शेड्यूल कास्ट जो होती है और एसटी, इन तीनों को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन देना चाहिए था। मुझसे अगर पूछेंगे तो ओबीसी में रिजर्वेशन को कट कर देना चाहिए था और इन तीनों के रिजर्वेशन को बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी में कई सारे संभ्रांत वर्ग भी आते हैं।
लेकिन ईबीसी की हालत वाकई बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। एससी की हालत वाकई बहुत ही ख़राब है, बदतर स्थिति है। और एसटी की उससे भी बदतर स्थिति है। एसटी को पहले 1% रिजर्वेशन था, अब 2% हो गया है। ओके। और जो बीसी वुमेन को मिला हुआ था 3% रिजर्वेशन, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है, वो स्क्रैप ही हो गया, वो उसको बढ़ाने की जगह स्क्रैप कर दिया गया है। बीसी वुमेन को जो 3% रिजर्वेशन मिला हुआ था उसको। तो टोटल कितना हो गया, ये आंकड़े ध्यान में रखना है आपको भाई, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं। 65% रिजर्वेशन इन सब का हो गया, और उसमें 10% ईडब्ल्यूएस का जोड़ देंगे तो 75% रिजर्वेशन एजुकेशन और जॉब दोनों जगह पर लागू हो गया है। अब आगे का क्या ऑप्शन बचता है, तो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका आने वाला एसआई का एग्ज़ाम हो, जो भी नोटिफिकेशन आज के डेट के बाद से 17 नवंबर के बाद जो भी जॉब का नोटिफिकेशन या एजुकेशन का कोई एग्जामिनेशन होगा, उन सभी में ये लागू किया जाएगा बिहार में। ठीक है। बिहार सरकार अगर कोई भी एग्ज़ाम लेगी, कोई भी एजुकेशनल चीज़ें होंगी, कोई भी बीए एमए कुछ भी हो, बिहार सरकार के तहत कुछ भी होगा एजुकेशन से जॉब से संबंधित, तो उनमें ये रिजर्वेशन लागू होगा 75% का। आज के बाद से 17 नवंबर के बाद से अगर 18 नवंबर को भी कोई आता है नोटिफिकेशन तो उसमें लागू होगा। पहले से प्रोसेस में अगर कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें ये चीज़ लागू नहीं होगा। अगर इससे पहले कोई आपका नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसमें ये लागू नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब न्यायिक समीक्षा पर चलते हैं कि क्या न्यायिक समीक्षा जब तक इसका नहीं होगा तब तक क्या इसको लागू नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब लाया गया था, तो 2019 ईस्वी में लाया गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण। वो लागू हो गया था 19 में आते ही, जैसे ही संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने साइन किया, सारे राज्यों ने भी अपना अपने जगह पर पारित कर दिया इस एक्ट को, और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भारत में लागू हो गया था। ठीक है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर फैसला नहीं लेती है, हाई कोर्ट फैसला नहीं, तब तक क्या इसके परिणाम लागू नहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला लेते रहेंगे, इसका जुडिशियल रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन ये एक्ट जो है वो आज से ही लागू हो गया है। इसके तहत रिजल्ट आएंगे, इसके तहत एजुकेशनल चीज़ों को दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नो मैटर 6 महीने में फैसला लेती है, 1 साल में फैसला लेती है, 1.5 साल में लेती है, 2 साल में लेती है, उससे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक और न्यूज़ है रिजर्वेशन संबंधित कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 2020 पिछले साल जनवरी में 75% रिजर्वेशन का बिल पारित किया था प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन का हरियाणा गवर्नमेंट ने पारित किया था, और बोला गया था कि 30,000 से कम सैलरी वाले जो भी प्राइवेट जॉब होंगे हरियाणा में, गुड़गांव भी उसमें शामिल होता है, हरियाणा में जो भी 30,000 से कम वाले जॉब होंगे उन सभी पर 75% जो रिजर्वेशन होगा वो हरियाणा के लोगों का होगा। हाई कोर्ट में इस 75% रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। हाई कोर्ट ने बोला कि ये असंवैधानिक है और इसको समाप्त कर दिया गया। खुश मत होइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्या बिहार का 75% रिजर्वेशन भी स्क्रैप हो सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? मुझसे पूछेंगे तो चांस कम है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने बहुत ही स्मार्टली काम किया। किस प्रकार से? सबसे पहले उसने सोशल और इकोनॉमिक डेटा को इकट्ठा किया है, और आंकड़ों के साथ ये चीज़ प्रूव कर दिया है कि जो समाज का सबसे बड़ा तबका है, जो सबसे पिछड़े तबके हैं, उनका प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं है। वो सरकारी जॉब में भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए डीपीएसपी के फुलफिल करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने के लिए हम उनके आबादी के कंपेयर करके रिजर्वेशन ला रहे हैं। तो यानी कि बिहार सरकार हवाबाजी करके नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब वो जाएगी तो अपने तथ्यों के सहारे जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा रिजर्वेशन को लागू किया था, 10% मराठा रिजर्वेशन को, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसे ही लागू कर दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया और संवैधानिक करार दे दिया था कि मराठाओं के साथ ऐसा कोई भी वहाँ पर महाराष्ट्र में भेदभाव नहीं है, ना तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ना तो उनकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ऊपर से एक चीज़ और था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सोशियो इकोनॉमिक डेटा नहीं था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के पास सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, जो डेटा वाकई तर्क दिखाता है। तर्कपूर्वक अगर देखेंगे उस डेटा को तो आप उसको खंडित नहीं कर सकते। जिस ईबीसी की आबादी सबसे ज़्यादा है, उस ईबीसी का सरकारी जॉब में प्रतिनिधित्व सबसे कम है, उसका सोशियो इकोनॉमिक हालत बहुत ही ख़राब है। ईबीसी में कई सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनमें 50% से ज़्यादा लोग गरीब हैं।
सही सुन रहे हैं आप। ईबीसी में कई सारी ऐसी जातियां हैं जिन्हें 50% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। एससी जाति में भी 40%, 42% ज़्यादा लोग गरीब हैं बिहार में। तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है, ये डेटा बिहार सरकार का प्राणवायु बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और बिहार सरकार के इस रिजर्वेशन बिल को खारिज करना उतना आसान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए नहीं होगा। मैं थोड़ा सा न्यायिक समीक्षा क्या होता है उसको समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, न्यायिक समीक्षा जो है, इस पर आधारित 67th बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। उससे पहले मैंने पढ़ाया था 67th बीपीएससी के मेंस से पहले मैंने न्यायिक समीक्षा के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। अब मेंस का GS2 नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें GS2 के काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड हैं ऑलरेडी। उसको अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें आपको न्यायिक समीक्षा का टॉपिक दिख जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। न्यायिक समीक्षा है क्या दरअसल में? तो देखिए, 3 बॉडी होते हैं लोकतंत्र के, 3 स्तंभ होते हैं। वैसे चौथा स्तंभ भी होता है मीडिया, लेकिन वो तो स्तंभ रहा ही नहीं, वो तो मिट्टी में गड़ चुका है ये स्तंभ। 3 स्तंभ होता है। एक होता है जुडिशरी, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक होता है एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका कहा जाता है। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है काम को लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है कि ये दोनों जो काम कर रहे हैं उसकी देखरेख करना कि भाई आप लोग कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो, संविधान के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ की देखरेख कौन करता है? तो जुडिशरी इसकी देखरेख करती है। आर्टिकल संविधान के तहत इसको संविधान में आर्टिकल बनाकर जुडिशरी को ये अधिकार दिया गया है कि आप क्या करेंगे, आप न्यायिक समीक्षा करेंगे। और अमेरिका से ये अवधारणा विकसित हुई थी। अमेरिका के एक जो संविधानवेत्ता थे जिन्होंने बोला था अगर कोई संविधान लिखित है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई संविधान अगर लिखित है तो उस देश में न्यायपालिका को अपने आप ही जुडिशियल रिव्यू की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को कि अगर कोई संविधान दुनिया में लिखित है तो वहाँ के न्यायपालिकों को अपने आप ही जुडिशियल रिव्यू की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ब्रिटेन का जो संविधान है क्या वो लिखित है? नहीं है लिखित। इसीलिए ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। वहाँ पर संसद जो भी करती है वो लागू हो जाता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट वगैरह उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती है। किसी भी अधिकार पर, किसी भी अधिकार के तहत उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। वहाँ का संसद जो है वो 100% संप्रभु है, सर्वोच्च है। वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। अपने देश में किसकी सर्वोच्चता है? तो देखिए, न्यायपालिका क्या करती है? तो संसद के बनाए हुए कानूनों को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। संसद है और ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने संसद के कानूनों को रद्द कर दिया। संसद ने न्यायपालिका का जो डिसीजन है उसको 2/3 बहुमत से पलट दिया। तो कौन सर्वोच्च है बताइए मुझे, संसद है कि न्यायपालिका है? तो अपने देश में संविधान सर्वोच्च है, कोई भी सर्वोच्च नहीं है। कौन सर्वोच्च है? तो वो संविधान सर्वोच्च है। एक ही पवित्र किताब है, कौन सा है वो? तो संविधान है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कानून की अवधारणा क्या है? इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाए। कानून की उचित प्रक्रिया, एक होता है विधि द्वारा स्थापित और एक होता है कानून की उचित प्रक्रिया। यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता है। जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, कोई भी आदेश, कोई भी एक्ट, कानून, संशोधन, सही शब्द सुन रहे हैं आप, कोई भी संशोधन, आदेश या फिर कोई भी एक्ट अगर लोगों के मूल अधिकार पर अंकुश लगाती है या संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये शक्तियाँ प्राप्त है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। संसद के द्वारा पारित किसी कानून का पटना हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? ये मैं क्या बता रहा हूँ, और इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, पीटी में ये पूछा जा सकता है। अगला क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। भारत में हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। न्यायिक समीक्षा के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना और सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। न्यायपालिका जो है वो संविधान का संरक्षक इसी के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, और संविधान की व्याख्या भी समय समय पर करती है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 माना जाता है। न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षक की भूमिका में देखा जाता है। ये चीज़ क्लियर है। अगला क्या है?
स्वतः संज्ञान के मामले और लोकहित याचिका PIL या लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कोई सार्वजनिक मुद्दा में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है। उस स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, न्यायपालिका सुओ मोटो पे भी कर सकती है, मतलब स्वतः संज्ञान भी। मान लीजिए जज साहब बैठे टीवी देखने, उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो खुद से भी इस पर ले सकते हैं कि भाई साहब इसको ज़रा नोटिस भेजिए कि क्या ये हो रहा है देश में, या इस कानून को ज़रा लाइए, हम खुद से इसका क्या करेंगे। तो खुद से इसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। या तो PIL डाला जाता है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं या बहुत सारे वकील होते हैं जो PIL हर चीज़ को लेकर डालते रहते हैं। ओके, न्यायिक समीक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? विधायिक कार्यों की समीक्षा की जाती है। विधायिक अगर कोई एक्ट पारित कर रही है, संशोधन कर रही है, तो उसका किया जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा, मान लीजिए कोई प्रशासनिक एजेंसी है, मान लीजिए कोई एजेंसी है या कोई पुलिस की संस्था है या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, उसने संविधान का उल्लंघन करके किसी पर कुछ लाद दिया, तो अब उसकी समीक्षा भी की जा सकती है। न्यायिक निर्णयों की समीक्षा, मान लीजिए जैसे पटना हाई कोर्ट है, उसने कुछ ऐसा पारित कर दिया जो लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो उसका भी क्या कर सकता है, न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णयों में भी किसी प्रकार का बदलाव करने या उसे सही करने के लिए किया जाता है। अपने ही फैसले का भी रिव्यू कर सकती है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है भाई? तो यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अपने देश में कौन सर्वोच्च है? पहले ही मैंने समझाया, संविधान सर्वोच्च है। देखिए एक चीज़ को मैं ध्यान दिलाता हूँ, 2018 ईस्वी था, SC/ST एक्ट जो 1989 है, 1989 में SC/ST एक्ट बनाया गया था कि किसी भी जाति विशेष को आप जाति सूचक शब्दों से अगर बोलते हो तो वो अपमान होगा और उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको बेल भी नहीं मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस को पलट दिया था कि भाई इसमें बेल मिल सकता है आप किसी को भी। क्यों? क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट के बहुत सारे झूठे केस सामने आ रहे थे, फेक केसेस सामने आ रहे थे कि कहीं पर कुछ भी झगड़ा हुआ तो ये SC/ST एक्ट लगा दिया। ये चीज़ देखा होगा आपने, ये चीज़ तो आमतौर पर देखा ही जाता है, बहुत सारे फेक केसेस सामने आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि इस पर पलट दिया गया, इसको नॉन बेलेबल को बेलेबल बना दिया गया। तो फिर पूरे देश भर प्रदर्शन हुआ, तो भारत सरकार ने क्या किया, तो इस SC/ST एक्ट को फिर से बेलेबल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत से क्या किया, तो पलट दिया। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या किया, विधायिका ने पलट दिया। अब विधायिका के डिसीजन को कौन पलट सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर सकती है। जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस जो था ये विधायिका ने बनाया था, उसको किसने खारिज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। तो ये दोनों एक दूसरे काउंटर बैलेंस करते रहते हैं। तो इसमें सर्वोच्चता किसकी है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता है या संसद की है? तो सर्वोच्च इन दोनों में से कोई नहीं है। इसमें सर्वोच्च कौन है अपने देश में? तो संविधान की सर्वोच्चता है। अगला देखिए, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह अधिकारियों के अत्याचार को रोकता है, अधिकारियों के अत्याचार को भी रोकता है कि मनमानी नहीं कर सकते आप। सरकारी अधिकारी है तो भगवान मत समझिए खुद को। न्यायिक समीक्षा से संबंधित मुद्दे, ये सरकार के कामकाज को सीमित करती है। जब यह किसी मौजूदा कानून को अधिभावी रद्द करता है तो यह संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों की सीमा का उल्लंघन करता है। भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण का अवधारणा कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। हालांकि जांच और संतुलन, चेक और बैलेंस की व्यवस्था इस तरह से की गई कि न्यायपालिका के पास विधायिका द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द करने की शक्ति दी गई है। न्यायाधीशों द्वारा किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अन्य मामले के लिए मानक बन जाता है। हालांकि अन्य मामलों में परिस्थितियां अलग भी हो सकती हैं, फिर भी अगर किसी एक मामले में न्यायाधीश ने कोई फैसला सुनाया है तो न्यायाधीश आमतौर पर दूसरे न्यायाधीश उस फैसले को रिकमेंड करके, या जज वगैरह भी देखा होगा आपने, वकील जो बहस करते हैं तो तरह तरह के बोलेंगे कि इस केस में ऐसा हुआ था, इस केस में ऐसा हुआ था। तो वो क्या कर रहे होते दरअसल में, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के प्रीवियस डिसीजन को ही याद दिलवा रहे होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने प्रीवियस डिसीजन के हिसाब से चलने के लिए बाध्य नहीं है। समय समय के हिसाब से अपना डिसीजन बदल सकती है ये। ओके, न्यायिक समीक्षा व्यापक पैमाने पर आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि किसी कानून के विरुद्ध दिया गया निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रभावित हो सकता है। ये पक्ष और विपक्ष में पॉइंट मिल रहे हैं आपको। न्यायालय के बार बार हस्तक्षेप करने सरकार की ईमानदारी, गुणवत्ता और दक्षता पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। कई सारे ऐसे फैसले आए हैं जब लगता है कि न्यायालय को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। जैसे व्याभिचार जैसे मुद्दों पर जो फैसला आया था, या LGBTQ समुदाय को जो दे दिया गया था राइट कि भाई आप भारत में स्वतंत्रता से रह सकते हैं। कुछ लोग, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, कुछ लोगों ने बोला था कि ये जो फैसला है ये न्यायालय की मनमानी है, न्यायालय ने विधायिका के ऊपर इस चीज़ को थोपा है। तो ये चीज़ सवाल उठाए जाते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू का क्या है, तो ये मिसयूज हो सकता है। ओके,
न्यायिक समीक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? तो देखिए आर्टिकल 372 एक है और 13 है, आर्टिकल 32 है, 251 है, 226 भी है। 226 के तहत हाई कोर्ट वगैरह न्यायिक समीक्षा करता है। 246 है, 245, 131, 136, 137, ये सारे के सारे क्या हैं? तो अलग अलग कानून बनाएंगे न्यायिक समीक्षा संबंधित। तो न्यायिक समीक्षा समझ में आ गया होगा। अब रिजर्वेशन का जो कानून है वो कहाँ पर जाएगा? तो वो जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में और उसका रिव्यू किया जाएगा। कैसे रिव्यू किया जाएगा? सारा उदाहरण भी मैंने दे दिया। मराठा आरक्षण का दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट का दिया है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का केस कैसे अलग है ये भी मैंने समझाया आपको। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपको बस ऐसे ही मैं समझाने के लिए लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा कि बिहार के लिए अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो उसका कुछ फैक्ट है जो जनता को समझ में नहीं आता है और वो समझाना ज़रूरी होता है। फैक्ट क्या है? तो आप अगर देखेंगे आप इसमें, तो ये रेड वाला क्या है? तो ये स्लीपर क्लासेस बर्थ हैं। इसी प्रकार से जनरल क्लास का भी बर्थ अगर होता तो वो भी आपको दिखा देता मैं। जनरल क्लास की जो बोगियां हैं और स्लीपर क्लास की जो बोगियां हैं उसको कम कर दिया गया है। आपने देखा होगा भीड़ बहुत होता है। आप देखिए यहाँ पर कितनी थी, 2005 में कितना था और 2022 में कितना है। देख सकते हैं लगभग में 20% ज़्यादा की गिरावट है। यानी कि जनरल क्लास और स्लीपर क्लास की बोगियों को कम किया गया है और एसी बर्थ की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी कि जो एसी बर्थ होते हैं, जो ट्रेनों में एसी कोचेज लगे होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया गया है और स्लीपर और जनरल क्लास की जो सामान्य लोग, जिसमें गरीब तबके के लोग सामान्य तौर पर सफ़र करते हैं, किसमें? तो जनरल में और स्लीपर क्लास में, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। मैं किसी को टारगेट करके गरीब नहीं कह रहा हूँ, कई बार मजबूरी में भी आपको जाना पड़ता है। इस चीज़ को उस तरह से मत लीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसी को समझिएगा। सरकार ने स्लीपर कोचों की संख्या बढ़ा दी है और किसकी संख्या कम कर दी है? तो जनरल क्लास और जो स्लीपर बर्थ होता है उसकी संख्या कम कर दी गई। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बस मुझे ये बताना था। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? तो चूँकि स्लीपर क्लास से कोचेज कम कर दिए गए हैं और आपका जो उस पर वेटिंग टिकट होता है वो तो कट ही रहे हैं। उससे तो रेलवे कमा ही रहा है, बिना सीट के सबको भर देता है उसमें। इसके कारण से लोगों की मृत्यु तक हुई है, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया। और जनरल क्लास में तो आप बैठ ही नहीं सकते, लंबा लाइन लगा रहता है, एक दिन का लाइन लगता है। जैसे कल ट्रेन है 1:30 बजे में, तो लोग सुबह के 6 बजे से पहले से ही दिल्ली स्टेशन पर लाइन में लगने लग जाते हैं। लाठी चार्ज भी किया जाता है, मारा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है। अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही भारत सरकार के ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और भारत सरकार हमेशा आपको वंदे भारत दिखाएगी और तेजस दिखाएगी, लेकिन उससे सामान्य जनता का दिक्कत का निवारण नहीं हो पाता है ना। तो चलिए आगे की न्यूज़ पर चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या। अगला जो न्यूज़ है ये है कि इंडिया टारगेट $40 बिलियन टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि $40 बिलियन के लिए हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट और बिज़नेस को कम से कम ग्रो करें। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, इसको लेकर भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है और टेक्निकल टेक्सटाइल किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होता क्या है, मैं पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब कि टेक्निकल कपड़ा, तकनीकी वस्त्र क्या कहा जाता है इसको बंधुओं? तो तकनीकी वस्त्र। अब तकनीकी वस्त्र क्या होता है? एक वस्त्र तो आपने भी पहना हुआ है, क्या वो तकनीकी वस्त्र है क्या? नहीं। तकनीकी वस्त्र उस वस्त्रों को कहा जाता है या उस तरह के कपड़ों को कहा जाता है जो किसी विशेष पर्पस से बनाए जाते हैं। विशेष पर्पस का तात्पर्य क्या होता है? जैसे एक स्पोर्टमैन है तो उसका जो कपड़ा है वो ख़ास तरीके से बनाया जाता है। जैसे कोई सैनिक है उसका जो ड्रेस है वो किसी खास तरीके से बनाया जाता है। जैसे कोई फिशरमैन है या वो जो इक्विपमेंट यूज करता है वो सब किसके तहत आता है? वो सब टेक्निकल वस्त्र के तहत आता है। जैसे कोई फायर फाइटर है, अग्निशामक जो होते हैं, अग्नि जो बुझाने का काम करते हैं, आग जब लग जाती है तो उनका जो कपड़ा होता है विशेष तरह से बनाया जाता है। ये सामान्य कपड़ा नहीं होता है, इसको कुछ विशेष तरीके से बनाया जाता है। और इनके खरीदार भी सामान्य लोग नहीं होते हैं। कौन होते हैं? तो सामान्य तौर पर सरकारें खरीदती है इसको या प्राइवेट एजेंसियां खरीदती है इसको, या अगर कोई सामान्य लोग खरीदता भी है तो उसका कुछ पर्पस होगा। जैसे कई सारे जगहों पर नाले वगैरह की सफाई के लिए इक्विपमेंट वगैरह दिया है तो उनको वस्त्र भी सही से दिया जाता है, तो वो सब किस में आते हैं? टेक्निकल वस्त्र के तहत में आते हैं। तो टेक्निकल वस्त्र का कारोबार दिनों दिन दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि टेक्निकल वस्त्र में क्यों ना हम अग्रगणी राष्ट्र बने, मतलब कि लीडिंग कंट्री बने हम इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसी को लेकर भारत सरकार ने एक मिशन भी शुरू किया था, जिसका मिशन का परियोजना पूरा हो जाएगा 2022-2023 में, उसका अंतिम ईयर था। अब भारत सरकार इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है कि भाई टेक्निकल वस्त्र को लेकर, टेक्निकल जो आपका टेक्सटाइल है
इसको लेकर और भी ज़्यादा मार्केट को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए, और भी ज़्यादा देश में क्यों ना इसको बढ़ावा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है जो मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। बांग्लादेश जो देश है, बांग्लादेश, वियतनाम, इन सभी देशों से हमें कॉटन के वस्त्र निर्माण में हमें क्या मिल रहा है, तो हमें थोड़ी सी कंपटीशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश खुद को गरीब देश के तौर पर बोलता है और दुनिया भर में इसके मार्केट में पहुंच के लिए सरकारों ने सहूलियत भी दिया हुआ है। जैसे अमेरिका के मार्केट पहुंच के लिए बांग्लादेश के ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाए जाते एक्स्ट्रा, लेकिन भारत के ऊपर लगाए जाते हैं क्योंकि भारत की इकॉनमी अच्छी है। बांग्लादेश अभी भी उन विकसित देशों में या विकासशील में भी अच्छी इकॉनमी वाले देशों में नहीं आता है। तो चूंकि हमें कॉटन के वस्त्र उद्योग में थोड़ा सा क्या देखने को मिल रहा है, कंपटीशन, तो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है ये अभी थोड़ा सा क्या है, वॉइड क्रिएट है, यहाँ पर कम है यहाँ पर कंपटीशन। और अगर हम इसमें काम करेंगे सही से तो हम धीरे धीरे इस मार्केट में अपनी पहुंच अच्छे से बना सकते हैं। देखिए क्या रखा है कि इंडियाज़ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इज टारगेटेड टू टच $40 बिलियन बाय 2023 फ्रॉम द करेंट 23 बिलियन। राजीव सक्सेना, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ने बोला है कि हम टारगेट कर रहे हैं कि 2030 ईस्वी तक टेक्निकल टेक्सटाइल में हम मार्केट में कितना ले जाएं, $40 बिलियन तक ले जाएं, जो 2023 में कितना है, तो $23 बिलियन ही अभी पहुंचा है। पहले टेक्निकल टेक्सटाइल आपको समझ में आया क्या है। अब इसका जो मिशन चल रहा है वो मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर लें तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, और जो मैंने आपको बताया वो चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नेशनल टेक्सटाइल मिशन, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो 3 साल पहले शुरू किया गया था, उसको 2026 तक के लिए क्या किया गया है, तो एक्सटेंड कर दिया गया है उसको 2026 तक के लिए। ओके, और इन्होंने बोला है द गवर्नमेंट क्या लिखा है, अलॉस्ट 1000 करोड़ अंडर द मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड 126 प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है। तो भारत सरकार का जो मिशन है, मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, उसके 4 क्या है, तो फैक्टर्स बनाए गए हैं। उसमें 4 तरीकों से भारत सरकार कोशिश करेगी, 4 स्टेज पर। तो 4 स्टेज भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज़ भाई, कई सारे लोगों को लग सकता है इररिलेवेंट टॉपिक है। पिछले साल बीपीएससी मेंस में 68 बीपीएससी मेंस में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को उठाकर पूछ लिया गया था। तो ये नहीं पूछा जाएगा इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, बताइए। अब पूछा जाएगा इसका कितना प्राथमिक क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी है, बताइए मुझे। तो क्यों नहीं पूछा जा सकता है ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है नेशनल टेक्सटाइल में। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 4 साल का अवधि 21-22 से 23-24 नहीं, अब कहाँ तक, 2026 तक, 2025-26 तक के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 1480 करोड़ है। लगभग में 1500 करोड़ जिस पर भारत सरकार खर्च कर रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता होगा। इस मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में वैश्विक लीडर, यही मैंने बोला कि ग्लोबल लीडर बनना हमें, किसमें, तो टेक्निकल टेक्सटाइल में। टेक्निकल टेक्सटाइल तो आपको क्लियर है कि तकनीकी वस्त्र आखिर इसको कहा जाता है। जो वस्त्र किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसी को तकनीकी वस्त्र कहा जाता है। इसमें साड़ी, शॉर्ट्स, स्वेटर, जैकेट ये सब नहीं आते हैं। कौन से आते हैं, तो जो फायर फाइटर के ड्रेस होते हैं, किसी आर्मी मैन के ड्रेस हो सकते हैं, या फिर जो सेनाएं होती हैं उनका ड्रेस हो सकता है, या फिर आपका जो कई सारे इंजीनियर जो काम करते हैं, जो आपने देखा होगा कि खाद्यान्न में काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, या फिर आपने देखा होगा ड्रिलिंग वगैरह का काम करते हैं, तेल के कुओं वगैरह में जो काम करते हैं, तो उनके जो कपड़े होते हैं वो विशेष तरीके के होते हैं। तैराक जो होते हैं उनके कपड़े जो होते हैं विशेष तरीके के होते हैं। स्पोर्टमैन, इन सभी के कपड़े को टेक्निकल वस्त्र कहा जाता है, तकनीकी वस्त्र। ओके, इस मिशन के मुख्य 4 घटक हैं। कौन कौन से 4 घटक है भाई? पहला है अनुसंधान, नवाचार और विकास। पहला क्या है? रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट। भाई पहले रिसर्च तो करो। इसमें जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र सामान्य नहीं होते हैं। किसी स्पोर्टमैन के जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है, वो बड़ा ही रिसर्च करके बनाया जाता है। किसी आर्मी मैन का जो ड्रेस बनाया जाता है या किसी फायर फाइटर का ड्रेस बनाया जाता है, उसमें विशेष चीज़ों को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके काम के अकॉर्डिंग। जैसे जो फायर फाइटर का ड्रेस होगा उसको इस प्रकार से बनाया जाएगा, ये टेम्परेचर को झेल सके, ये पिघले नहीं, इसमें जले ना वो आदमी, और वो क्या हो तो वो आग से भी बचाता हो, है ना। तो देखिए इस पर रिसर्च करना पड़ता है हमें। और इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर काम किया जाएगा? कार्बन फाइबर, आर्मिड फाइबर, नाइलॉन फाइबर, कंपोजिट में अग्रणी तकनीक उत्पादक उद्देश्य फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान, भू टेक्सटाइल, कृषि टेक्सटाइल, चिकित्सा टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल व खेल टेक्सटाइल, यानी कि ये सब अलग अलग फील्ड हैं जिसमें काम में आता है ये सब चीज़ें के विकास पर आधारित अनुसंधान और उपयोग दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ओके,
संवर्धन व विपणन, अगला है संवर्धन और विपणन किया जाएगा इसका। इस घटक का उद्देश्य बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीक सहयोग, निवेश प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से प्रतिवर्ष 15 से 20% के औसत वृद्धि के साथ घरेलू यानी कि डोमेस्टिक बाजार के आकार को 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है हमें। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। निर्यात संवर्धन, जिनको समझ में नहीं आ रहा संवर्धन विपणन, उनको बोला जाता है प्रमोशन एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट, ठीक है ना, इसी यही कहा जाता है, ठीक ना। निर्यात संवर्धन यानी कि निर्यात को, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाएगा। ओके, इस घटक के तहत तकनीकी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 21-22 तक 20,000 करोड़ रुपये किए जाने का लक्ष्य है, जो वर्तमान में लगभग में 14,000 करोड़ रुपये है। साथ ही 23-24 तक प्रतिवर्ष निर्यात में 10% वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी। इस घटक में यानी कि इस फैक्टर में प्रभावी तालमेल व संवर्धन गतिविधि यानी कि प्रमोशन गतिविधियों के लिए तकनीकी वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद की प्रमोशन के लिए एक काउंसिल की ही स्थापना कर दी गई है। तकनीकी वस्त्र, टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक बना दिया गया है। अंग्रेजी में भी मैंने बता दिया, कई सारे लोग बाइलिंगुअल के कारण से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं सॉरी भी बोलता हूँ आपसे, अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं इसको अंग्रेजी में भी प्रोवाइड करवाऊँ, कम से कम हाफ में PDF दिखे ये आपको, और जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करवा भी दूंगा। ओके, शिक्षा, प्रशिक्षण व कौशल, अंतिम कौन सा इसका फैक्टर, तो इसमें है कि भाई एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, मिशन की इस श्रेणी के तहत उच्चतर इंजीनियरिंग यानी कि हायर जो इंजीनियरिंग होते हैं, टेक्नोलॉजी के स्तर पर तकनीकी शिक्षा को, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके एप्लीकेशन का दायरा इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, जो जलीय कृषि होता है, डेयरी क्षेत्रों तक विस्तृत किया जाएगा। साथ ही कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा और मानव संसाधन को अत्यधिक कुशल बनाया जाएगा। जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, उनको क्या किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा। अब बनाने वाले लोग भी तो चाहिए, कपड़े बुनने वाले दर्जी हर कोने पर मिल जाएंगे, लेकिन फायर फाइटर का ड्रेस तो सब कोई नहीं बना सकता, उसके लिए उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए भाई कि किस प्रकार से बनाया जाता है, ताकि परिष्कृत जो तकनीकी वस्त्र होगा विनिर्माण इकाई की आवश्यकता पूरी की जा सके। और इसके लिए यही 4 स्तर पर हम लोग काम करेंगे। शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास यानी कि एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, प्रमोशन एंड विपणन विकास यानी कि मार्केटिंग वगैरह को मजबूत करेंगे, अनुसंधान पर भी खर्च करेंगे। यही इसका टेक्निकल मिशन का 4 फैक्टर था। अगला जो न्यूज़ है वो क्या है, तो वो है कि फ्रीबीज गैलोर इन तेलंगाना कांग्रेस मैनिफेस्टो। तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस मैनिफेस्टो में सोना देने से लेकर, मतलब बेटी के विवाह में सोना भी दिया जाएगा और भी बहुत सारा कुछ किया जाएगा। देखिए 10 ग्राम गोल्ड यानी कि 1 भरी गोल्ड दिया जाएगा, 1 लाख कैश फॉर ब्राइड्स, फ्री पावर ऑफ एग्रीकल्चर, इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख, और ये सब कुछ दिया जाएगा। एक शब्द है यहाँ पर जिसका मायने मुझे बताना है, उसी के लेकर आर्टिकल आज मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। कौन सा है वो, तो है फ्री बीज, मुफ्त खोरी। ये शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है पता है आपको, आपके और हमारे लिए यूज़ किया जाता है, मुफ्त खोरी। कि मुफ्त खोरी को सरकारें बढ़ावा दे रही, प्रधानमंत्री महोदय भी बोलते हैं कि मुफ्त खोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे लगता है कि ये सारे जो नेतागण हैं हमारे, जो एग्रीकल्चर ये पार्टियां हैं, ये सभी के सभी अपना बिजनेस करके जो पैसा कमाती हैं, जो हज़ारों करोड़ का इनको चंदा मिलता है, उसी से देश की सारी योजनाएं चल रही हैं। हम लोग जो टैक्स में देते हैं उसका थोड़ी न कुछ होता है। ये सारे लोग अपने अपने घर से पैसा लाकर हम सभी का जेब भरते हैं, सोना भी देते हैं, चांदी भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, हेल्थ भी देते हैं, सड़क भी बनवाते हैं अपने घर से पैसा लाकर। तो इसलिए फ्रीबीज शब्द यूज किया जाता है। इसके बारे में ज़रा समझेंगे आज, और ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट। कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं और किस प्रकार से ये देश में ज़रूरी होता है। फ्रीबीज शब्द कितना गलत है, इस चीज़ को ज़रा समझेंगे कि भाई फ्रीबीज से जुड़े हुए चीज़ें अगर आपसे मेंस में पूछा जाता है कि इसके पक्ष और विपक्ष में लिखिए कि इससे किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो किस प्रकार से फ्रीबीज को बढ़ावा दे रही हैं या फ्रीबीज को कम कर रही हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं एक बिहार स्पेशल डिस्कस कर दूंगा, फिर हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा। बिहार स्पेशल देख लीजिए क्या है कि 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के लिए राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया है,
तो बिहार में स्टार्टअप और जॉब्स क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मान लीजिए मास्टर एक छोटा सा चैनल चला रहा है, कल को बहुत बड़ा हो जाए तो जॉब देने वाला मैं बन जाऊं, तो मेरे लिए ये लोन की योजना होगी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब समझ में आ गया वो क्या है कि छोटे छोटे स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई गई। जैसे भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा लोन, सही सुन रहे हैं आप, मुद्रा लोन जैसी ये योजनाएं हैं, ये किसके लिए थी? तो ये सब इसी चीज़ के लिए था कि भाई जॉब क्रिएटर बने, जॉब मांगने वाले नहीं बने, जॉब देने वाले बने, उसके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो उसका पहला किस्त जारी कर दिया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2023-24 का प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया गया है। पहली किस्त के रूप में 4-4 लाख रुपए भेजे गए हैं। कितना? 4 लाख रुपया, बहुत सारा पैसा होता है ये। विदित हो कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना है। इस योजना के तहत उद्योग के लिए लोगों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। 10 लाख में से 5 लाख आपको नहीं चुकाना है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये की राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लोगों को 7 साल में ऋण चुकाना होता है। 7 साल आपको ऋण चुकाने के लिए समय भी देगी। क्या कर रहे हैं आप? शुरू कीजिए उद्यम को ही। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पहली किस्त में 4 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 4 लाख रुपए, तीसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक ही बार में आपको सरकार 10 लाख रुपए नहीं देगी। कैसे देगी? 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए। इसमें 50% सब्सिडी भी है, बाकी 50% आपको क्या करना है तो 7 साल में आपको चुका देना है। यही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। बहुत ही बढ़िया योजना है। देर से शुरू हुआ, 10 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, ताकि आज तक बिहार में कुछ कुछ तो स्टार्टअप बन ही जाते। चलिए आज के आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या है आज का आर्टिकल। हाल के शोध से पता चला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा एक विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है। सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के रूप में काम करती है। याद कीजिए कोरोना के समय को, जब सारी योजनाओं, सारी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब मनरेगा ने हाथ थाम लिया था गरीब लोगों का। आप आइए, काम कीजिए और थोड़ा बहुत पैसा कमा के जो गाँव लौट गए थे लाखों लाख जो गरीब लोग हैं, उन सभी को कुछ न कुछ रोजगार मिल गया था। किसके तहत? तो मनरेगा के तहत। तो ये योजना इतनी कल्याणकारी योजना है, ठीक ना। और इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कल्याणकारी योजना क्या होती है उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। ये इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ओके। आर्थिक संकट को संबोधित करने में अहम भूमिका निभाती है। अर्थशास्त्रियों की आलोचना और ग्रामीण श्रम बाजारों को विकृत करने की आशंकाओं के बावजूद इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं वो उन्होंने कितनी बार मनरेगा की आलोचना की है कि मनरेगा सही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की, लेकिन देखिए वो जो होता है कांग्रेस और बीजेपी का, उस स्तर की उन्होंने आलोचना की थी। वरना बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा लॉजिकल भी बनाया है। किस प्रकार से? किसी सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने आधार को इससे जोड़ दिया, डीबीटी को इससे जोड़ने की कोशिश की है, भले ही पेमेंट कई बार अटक जाता है। और उन्होंने इसको मनरेगा योजना को और भी सेक्टरों तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि भाई इसमें महिलाओं को और भी ज़्यादा जोड़ा जाए और डीबीटी किया जाए। डीबीटी से क्या होगा? बिचौलिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे नेता, इन सभी ने इसको बोला, इसकी आलोचना की कि खराब है, ये है, वो है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी के लिए इस तरह की योजनाएं जरूरी होती हैं। इस शोध ने आलोचकों को भारत का सबसे कमजोर या संवेदनशील आबादी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कल्याणकारी योजनाओं के परिवर्तनकारी क्षमता को चिन्हित करने के लिए प्रेरित किया है कि आप जो भारत के सबसे कमज़ोर तबके हैं। मनरेगा योजना किसके लिए लाया गया था? थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, लंबा जाने दीजिए, मैं पढ़ाता हूँ, मन से पढ़िए। जो मनरेगा योजना, इसका क्या खासियत था भाई? तो दुनिया की पहले कानून थी जिसमें कानूनी रूप से लोगों को अधिकार दिया गया था, कानून बनाकर, कि आप अगर हमसे रोज़गार मांगेंगे तो हम आपको रोज़गार देंगे। वो भी किसको? पढ़े लिखे लोगों को नहीं, अनस्किल्ड लोगों को। और अगर हम रोज़गार नहीं दे पाएँ तो आपको रोज़गार भत्ता देंगे, बेरोज़गारी भत्ता देंगे हम आपको। ओके। कल्याणकारी योजनाएं क्या होती है? वेलफेयर स्कीम्स ऐसे सरकारी कार्यक्रम या पहलों को संदर्भित करती हैं जो आर्थिक, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों या समूह को वित्तीय, सोशल या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की जाती है। इकोनॉमिक रूप से या सोशल रूप से या हेल्थ के रूप में चुनौती का सामना कर रहे व्यक्तियों को सरकार जो है वो वित्तीय रूप से यानी कि इकोनॉमिक रूप से मदद करती है, सोशल रूप से मदद करती है या किसी भी तरीके से मदद करती है। उसी के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। कि कोई चीज़ ये ध्यान में आ रहा है आपको? ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए था आपको कि डीपीएसपी के फुलफिल करने के लिए भी कई बार सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाता है। इन योजनाओं का लक्ष्य नागरिकों की भलाई करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जहां प्रायः कमजोर या वंचित आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो
समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं। कमज़ोर का तात्पर्य यहाँ पर जातिगत रूप से नहीं लेना है, किसके तहत लेना है, तो यहाँ पर लेना है कि भाई सामाजिक रूप से कमज़ोर कोई भी हो सकता है, और गरीब हो और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो, और कई बार जातिगत चीज़ों को भी शामिल किया जाता है, चाहे वो वृद्ध हों उनको भी शामिल किया जाता है, कई बार बच्चों को भी शामिल किया जाता है। जैसे वृद्धा पेंशन है, सामाजिक कल्याणकारी योजना के तहत ही वो आता है, या बच्चों के पोषण की बात करते हैं वो भी किसके तहत आता है, तो सामाजिक कल्याणकारी योजना वेलफेयर स्कीम के तहत ही आता है। वेलफेयर स्कीम किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष में होता है, ये दोनों चीज़ मैं समझाऊंगा। भारत में लोक कल्याण, तो भारत के संविधान के भाग 4 के अनुरूप, जहाँ पर डीपीएसपी की मैंने बात की, वहाँ पर इस चीज़ को रेखांकित किया गया है कि स्टेट जो है वो कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करेगा, लोगों के सोशल और क्या है सामाजिक व आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से उत्थान के लिए काम करेगा। सोशल और आर्थिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा डीपीएसपी। ठीक है, इसके लिए अस्पृश्यता, बेगार, बलात्श्रम, जमींदारी जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के विभिन्न विधायी प्रयास किए गए हैं। जैसे जो भू सुधार कानून था, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951, वो कल्याणकारी योजना के तहत ही आएगा। वेलफेयर स्कीम नहीं, वेलफेयर एक्ट था वो, जो भारत में क्या करता है, तो सामाजिक व आर्थिक कल्याण की स्थापना करता है, कानून के द्वारा स्थापित करता है। ओके, समय के साथ सरकार ने उचित मूल्यों की दुकानें स्थापित की है, जो समाज के आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। किसकी बात कर रहा है ये, तो ये बात कर रहा है कोटा की। कोटा आपने सुना होगा, कोटा सिस्टम के तहत जो लोगों को सस्ते अनाज मिलते हैं वो किसके तहत आती हैं, तो वेलफेयर स्कीम के तहत ही वो चीज़ भी आती है। सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान, लोकसभा, विधानसभा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने को पाए। जैसे बिहार में 65% जो रिजर्वेशन किया गया है, 10% अगर इकोनॉमिक रूप से जोड़ेंगे तो उसको लगाकर, तो ये किसके तहत आएगा, तो ये सोशल और इकोनॉमिक रूप से वेलफेयर के लिए भी स्थापित किया गया है। ये वेलफेयर के तहत में आएगा कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण करने के लिए सरकार जो है वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। या जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है या राज्य सरकार रिजर्वेशन देती है, किसके तहत आता है कि डीपीएसपी की फुलफिल कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। भारत में सामाजिक क्षेत्र व्यय रुझान क्या है, देखिए हमेशा से सामाजिक क्षेत्र का व्यय रुझान आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि कम भी हो जाता है, कभी फिर बढ़ भी जाता है। 2020-21 में क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें कोरोना के समय था, भारत सरकार ने जमकर खर्च किया था इस समय में, और उसी के कारण से हमारी इकॉनमी भी रिवाइव हो पाई इतनी जल्दी। अभी देखिए अगर आप 2022-23 में देखेंगे तो ये इस इकॉनमिक ईयर में सामाजिक जो खर्चे हैं, वेलफेयर जो खर्चे हैं, वो थोड़ा सा कम आपको दिखेगा पिछले साल के कंपेयर में। तो ये बढ़ता कम होता रहता है, इस ट्रेंड को फॉलो मत कीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। बस आप ये ध्यान में रखिए कि लगातार न तो बढ़ रहा है न तो लगातार घट रहा है, बस इसी ट्रेंड को ध्यान में रखना है। ओके, और कब सबसे ज़्यादा हो गया था, 20-21 में देखिए अचानक से आपको हाई दिखेगा ये। भारत में कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, तो निर्धनता उपशमन, यानी कि ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कम करने के लिए ज़रूरी चीज़ होता है कि भाई लोगों को क्या करना है, चरम भूखमरी से बचाना है, चरम गरीबी से बचाना है, लोगों को डीबीटी देना है, किसानों को डीबीटी देना है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र करना, हमें आर्थिक रूप से मदद करनी है। हेल्थ प्रोग्राम उनके लिए बनाना है, जैसे आयुष्मान भारत का आप उसमें उदाहरण ले सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है जिसके तहत 6,000 रुपये वार्षिक रूप से मदद दिया जाता है, इसको भी आप ले सकते हैं। या अभी पोषण योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री पोषण योजना करके चल रहा है, जिसमें मुफ्त में अनाज और दाल वगैरह मुहैया करवाया जाता है। इसको अगले 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाया। ये किसके लिए है, तो ये पक्ष में होता है कि भाई गरीबी मिटाने के लिए भारत सरकार जो है इतने काम कर रही है। सामाजिक समता बनाने के लिए कई बार करती है, जिसमें आरक्षण जैसी नीतियां आती हैं कि जो हमेशा से सामाजिक तौर पर दबे कुचले लोग हैं उनको आगे लाने की कोशिश करती है। और इसमें एक कदम और बढ़कर जो इकोनॉमिक रूप से दबे कुचले थे, सामान्य वर्ग के होते हुए भी, उनको भी क्या किया भारत सरकार ने, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देकर उनको भी आगे लाने की कोशिश की। मानव विकास के लिए कई सारी योजनाएं होती हैं, जिसमें शिक्षा के लिए खर्च करती है भारत सरकार भर भर के, स्वास्थ्य के लिए करती है, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट पर भी खर्चा करती है। ये सभी किसके लिए होती है, तो मानव डेवलपमेंट के लिए होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होती है, कि हमारे देश का जो जनसंख्या है वो केवल जनसंख्या ना रहे बल्कि काम करने वाली जनसंख्या बने, स्किल्ड जनसंख्या बढ़े, पढ़ी लिखी सोच समझ वाली जनसंख्या बने। इसके लिए भारत सरकार अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती है, जिसका आप देख ही सकते हैं किन किन चीज़ों पर खर्च करती है। राजनीतिक स्थिरता के लिए भी कई बार खर्च करती है। सामाजिक आर्थिक चुनौती को संबोधित करने में कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक स्थिरता और सद्भाव में योगदान करती है, जिससे अशांति व सामाजिक असंतोष की संभावना भी कम हो जाती है। कल्याणकारी योजना के माध्यम से आबादी के सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने, शिकायतों को दूर करने, समावेशिता को भावना को बढ़ावा देने के रूप में राजनीतिक स्थिरता में भी योगदान दिया जाता है। जब समाज सोशल और इकोनॉमिक रूप से स्थिर होता है तभी जाके पॉलिटिकल रूप से भी स्थिर हो पाता है। जहाँ पर भी आपको सोशल और इकोनॉमिक रूप से आपको दिखेगा असमानता
असमानता जितनी ज़्यादा, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट उतना ही ज़्यादा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी जो हो रहा है, जो मणिपुर में उतना ज़्यादा हिंसा हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं इकोनॉमिक रूप से भी असमानता था। जो मैदान में रहने वाले मैतेई समुदाय थे, उनका कुकी जो पहाड़ में रहते थे, उनके साथ टकराव बहुत ही भयानक स्तर तक पहुँच गया और वो असमानता बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन भी दे दिया जो वहाँ का संभ्रांत वर्ग था मैतेई उनको। इसके कारण से क्या हुआ वहाँ पर, तो अनरेस्ट हो गया और हिंसा का दौर तो चल ही रहा है। संकट प्रबंधन कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदा, अन्य संकटों के दौरान सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति और समुदायों को राहत व सहायता प्राप्त होती है। कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर बाढ़ आया, कहीं पर सूखा आ गया, तो वहाँ पर भी सरकार क्या करती है, तो वेलफेयर स्कीम वगैरह चलाती है, उनको भोजन मुहैया करवाती है, आवास मुहैया करवाती है, पानी मुहैया करवाती है, स्वास्थ्य के लिए मुहैया करवाती है। तो ये सब किसके तहत आता है, सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत। क्या ये सब चीज़ जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो सरकार कर क्या रही है, किस काम के लिए है वो? अगर वो लोगों का ध्यान नहीं रखेगी तो क्या करेगी, बताइए मुझे। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए थोड़ी ना है सरकार झंडा दिखाने के लिए थोड़ी ना है। पहला काम उसका देश की रक्षा करना है, दूसरा काम है देश के लोगों की उन्नति करना, और काम ही क्या है उसका, बताइए मुझे। बाकी जो भी होता है वो सब तो हवाबाजी होता है, प्रचार प्रसार होता है। दो ही मूल रूप से काम ही है उनका, एक वेलफेयर करना लोगों का, दूसरा क्या है, देश की रक्षा करना। और कौन सा काम है, बताइए मुझे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कल्याणकारी योजना का विपक्ष में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मुफ्त सुविधा या फ्रीबीज पर बहस होता है कि फ्रीबीज को बढ़ावा दिया जाता है कि लोगों के अंदर क्या आएगा, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं क्या आएगा, तो भाई काम नहीं करने की इच्छा। जैसे फ्री में लैपटॉप बांट दो, फ्री में टैबलेट बांट दो, फ्री में सोना दे दो, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है किसको, तो अकर्मण्यता को बढ़ावा देती हैं। ये विपक्ष में आप पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, असम सरकार ने एक योजना लाया था इसी प्रकार से था, जिसमें सोना दिया जाता था लड़कियों को। लेकिन पता है उसमें सरकार ने क्या किया, जैसे बिहार गवर्नमेंट भी जो देती है ना, बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे देती है, तो उसमें एक शर्त होता है भाई कि आपकी शादी जो है वो 18 वर्ष से कम में नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपको सोना मिलेगा। यानी कि भारत सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है कि भाई अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपका शादी जो वयस्क हो गए हैं तभी होना चाहिए। और अल्पायु में शादी जब होती है तो उससे क्या होता है, बाल विवाह जब होता है तो उससे क्या होता है, महिलाओं की स्थिति बिगड़ती है और बच्चे की स्थिति भी खराब होती है उसके बाद। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने की कोशिश करती है, किसके द्वारा, तो सोना देकर, पैसे देकर, आर्थिक मदद देकर। तो इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या करती है, तो सामाजिक कल्याण को प्रेरित करती है कि महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। कई बार शर्त लगा देती है कि अविवाहित महिला है, अगर बैचलर डिग्री पास किया तभी जाकर हम आपको पैसा देंगे। तो ये क्या होता है, तो महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने की बात होती है इसके तहत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में आलोचना की गई कि राज्य सरकार द्वारा फ्री में लैपटॉप, स्कूल ऑप्शन, शिक्षकों की गुणवत्ता या लर्निंग आउटकम में सुधार जैसे अधिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग हो सकने वाले धन को दूसरे दिशा में मोड़ते हैं। वित्तीय बोझ ही बढ़ता है। निर्भरता वाले संस्कृति आता है कि भाई कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी होता है कि डिपेंड हो जाओ सरकार पे, वही सब कुछ कर देगी। भ्रष्टाचार और रिसाव की घटनाएं देखी जाती हैं इसमें। अक्षमता व नौकरशाही की बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। बाजार की विकृतियां भी हैं। राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ता है। कि पक्ष और विपक्ष में पॉइंट मैंने समझा दिया, बिहार का रिजर्वेशन समझा दिया, सब कुछ समझा दिया है। और छठ मनाइए अच्छे से। और थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।